नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रविंदर की पाठशाला में। हमने पिछली क्लास में राज्य विधानसभा का और विधान परिषद का पूरा जो भी सदस्यता वगैरह थी सब हमने कवर की और हमने बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों चैप्टर संसद और विधायिका राज्यों की और केंद्र की लगभग दोनों कंप्लीट कर ली है। ठीक है, यदि आप वो देखकर वीडियो बुक पढ़ें तो आपको सब कुछ समझ में अब जल्दी आ जाएगा। नोट्स बनाएं ताकि रिवीजन करते वक्त आपको दोबारा बुक उठानी ना पड़े। ठीक है, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लगाते रहें ताकि आपकी तैयारी अच्छी से चल सके। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है कैबिनेट या फिर मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जिसको बोलते हैं, या मंत्री परिषद। देखिए, जैसा हमने पढ़ा है संसदीय व्यवस्था केंद्र में भी है वैसे ही राज्यों में भी है। उसी तरह मंत्री परिषद केंद्र की भी होती है, राज्य की भी होती है, जिसको हम बोलते हैं सरकार। एग्जैक्टली वो सरकार क्या होती है? मंत्री परिषद ही होती है। इसी के मुखिया होते हैं केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री। तो मंत्री परिषद से जुड़े जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं मैं पहले वो बता देता हूँ। जैसे आर्टिकल आपको इसमें इम्पोर्टेंट है 74। आर्टिकल 74 में क्या है? मंत्री परिषद होगी जो राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देगी। ठीक है, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह, इसके लिए क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। फिर आर्टिकल आपको याद रखना है 75। इसके अंदर क्या प्रावधान है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और फिर प्रधानमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और ये सभी क्या होंगे? लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होंगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे। मतलब राष्ट्रपति के जब राष्ट्रपति का प्रसाद जब तक इनको है, मतलब सिंपल उनकी इच्छा पर। प्रसाद मतलब थोड़ा इच्छा से जुड़ा हुआ है। जैसे यदि कोई मंत्री है वो पीएम को पसंद नहीं है तो पीएम क्या बोलेंगे राष्ट्रपति को कि इनको हटा दो, तो वो तुरंत हटा सकते हैं। इतनी पावर राष्ट्रपति पे मिली हुई है। ठीक है, तो ये अभी हम आगे देखेंगे क्या क्या है। अभी सिंपल आप ये याद रखें कि लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है सामूहिक रूप से, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार, और पीएम अन्य मंत्री की नियुक्ति। मतलब आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि मंत्रियों की नियुक्ति किस अनुच्छेद से होती है तो ये याद रखें, बस इतना ही आपको काम हो जाएगा आपके इतने में। फिर आर्टिकल 78 याद रखें, ये पीएम के कर्तव्य हैं। पीएम के कर्तव्य क्या क्या हैं? जैसे राष्ट्रपति यदि पीएम से कोई सूचना मांगे तो पीएम को देना पड़ेगा। यदि राष्ट्रपति भारत में शासन व्यवस्था कैसी चल रही है वो सब पूछना चाहें तो पीएम को जिम्मेदारी है कि पीएम उनको सूचनाएं दे। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट एक आर्टिकल याद रखना है 88। इसकी बात हमने पहले कर ली है, आज दोबारा इसको देखते हैं। 88 क्या है? यदि कोई भी मंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ठीक है, जैसे मान लो कोई एक आदमी है, उसको मंत्री बना दिया गया, अभी वो संसद का सदस्य नहीं है, ना राज्यसभा का ना लोकसभा का, तो क्या है, उसको कम से कम 6 महीने जो आगे आने वाले हैं उनमें से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी, वरना उसका मंत्री का पद जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है मंत्रियों के अधिकार हैं और महान्यायवादी के अधिकार हैं। मंत्रियों के क्या अधिकार और महान्यायवादियों के क्या अधिकार हैं, इस पर हमने चर्चा की है। जैसे मंत्री यदि राज्यसभा का है तो वो लोकसभा की भी बैठक में हिस्सा ले सकता है, भाषण में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन विदाउट वोटिंग। वोट कहाँ कर सकता है? केवल उसमें जहाँ पर वो मेंबर है। यदि राज्यसभा का मेंबर है तो राज्यसभा में वोट करेगा, लेकिन भाग ले सकता है लोकसभा की भी बैठक में।
ऐसे ही महान्यायवादी भी दोनों सदनों में बैठ सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते। महान्यायवादी को ऐसा क्यों बना है? क्योंकि महान्यायवादी सरकार का ही वकील होता है सबसे बड़ा। मतलब सरकार का जब भी केस होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो केस लड़ता है सरकार की तरफ से वो कौन होता है? अटर्नी जनरल। और जो भी कानून सरकार बनाती है उसमें कुछ भी ऐसा ना हो कि जैसे ही हम कानून बनाए फिर सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर दे, असंवैधानिक कर दे। तो इसके लिए क्या है, ये जो अटर्नी जनरल का पद है ये सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब भी कानून बनवाने होते हैं तो ये उसकी जांच वगैरह सब करके बताते हैं कि यहाँ इसमें कुछ दिक्कत या कानून के खिलाफ या संविधान के खिलाफ कुछ भी प्रावधान नहीं, तो फिर वो लागू हो जाता है। ठीक है, ये आपको आर्टिकल्स याद रखने हैं, यही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मंत्री परिषद से जुड़े। अब हम देखते हैं आर्टिकल 75 के कई क्लॉजेस। उसमें जो क्लॉज 1 है उसमें क्या है? पीएम की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, शपथ राष्ट्रपति दिलवाएंगे, और ये पीएम भी राष्ट्रपति के क्या होंगे? प्रसाद पर्यंत होंगे। मतलब जब तक इनको बहुमत है तब तक ये पीएम है। अगर बहुमत हटा या अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ पास हो गया तो राष्ट्रपति इनसे इस्तीफा मांगकर इनको हटा सकते हैं। फिर पीएम जिन जिन को बोलेंगे उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री बनाएंगे कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, तो पीएम की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति, मतलब मंत्री वही बन सकता है जिसको पीएम बोले। जैसे आप किसी व्यक्ति को जानते हैं, आप पीएम हैं, तो आपकी मर्जी है, आप जिसको बोलेंगे राष्ट्रपति उसी को क्या बना देगा? पीएम बना देगा। चाहे वो सदस्य हो या राष्ट्रपति उसको मंत्री बना देगा, चाहे वो संसद का सदस्य हो या ना हो। मंत्री बन जाने के बाद आपको 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी पड़ेगी। उसके बाद इनका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। देखिए क्या हो गया था, जब 1989 थी, ईयर का समय 1989 का था, तब पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्र में ऐसी कोई पार्टी ही नहीं थी जिसको पूर्ण बहुमत मिला हो। तो सरकार गठबंधन का जो दौर है वो केंद्र में शुरू हो गया। मतलब केंद्र में कई सारी पार्टियां मिलकर क्या करने लगी? सरकारें बनाने लगी। इससे दिक्कत क्या आई कि जो क्षेत्रीय पार्टियां थीं उनका महत्व बढ़ने लगा। उस दौर में क्या हो रहा था, हर पार्टी चाहती थी कि मेरे जो नेता हैं उनको क्या मिले? मंत्री का पद मिले। तो जब कई सारी पार्टियों के साथ सरकार बना रहे हैं, कोई भी पार्टी जब सरकार बनाती है तो उसको सभी को साथ लेकर चलना पड़ता है, वरना सरकार गिर जाती है। तो अगर साथ में लेकर चलना है तो उनकी डिमांड को भी मानना पड़ता है। तो डिमांड वो करते थे कि हमें मंत्री का पद चाहिए, जिसकी वजह से मंत्री परिषद में क्या होता था, कई सारे मंत्री बना दिए जाते थे। अब जब ज़्यादा मंत्री हैं तो कोई कानून अगर लाया जाएगा तो सबकी विचारधारा तो अलग थी, वो तो सरकार बनाने के लिए सब एक हो गए थे। तो क्या होता था, कानून बनाने में दिक्कतें आने लगी, सही से शासन या संसद सही से काम भी नहीं कर पा रही थी। तो क्या किया गया, 2003 में 91वां संविधान संशोधन पारित किया गया। 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1901 से 2003 से क्या कर दिया गया, जो मंत्री होंगे या मंत्री परिषद होगी ये लोकसभा की 15% से अधिक नहीं हो सकती। मतलब लोकसभा में जितने सदस्य हैं उन सदस्यों में जो हैं 15% से ज़्यादा आप मंत्री परिषद में नहीं रख सकते। बस आपको ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस भी बने हुए हैं कि किस संविधान संशोधन से मंत्री परिषद का आकार 15% फिक्स कर दिया गया। तो आपको याद रखना है 91वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, ये याद रखेंगे। दिल्ली के लिए केवल अलग प्रोविज़न है, बाकी राज्यों के लिए भी यही है। दिल्ली के लिए क्या प्रोविज़न है कि दिल्ली में 10% से ज़्यादा मंत्री परिषद नहीं हो सकती। इसीलिए क्या होता है, दिल्ली में क्या है, हमारी दिल्ली में लगभग आप देखेंगे 70 सीट के आसपास हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो 70 सीटें हैं तो मंत्री कितने बन सकते हैं? 10%, केवल 7।
तो दिल्ली में क्या होता है, कई सारे मंत्री कई विभाग लेकर चलते हैं, ठीक है। एक एक मंत्री के पास कई सारे विभाग देने पड़ते हैं। क्यों देने पड़ते हैं? क्योंकि मजबूरी है। 7 ही मंत्री आप बना सकते हो, ज़्यादा बना ही नहीं सकते। तो ये प्रोविज़न आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के लिए कितना है? 10%। बाकी केंद्र और राज्य के लिए कितना है मंत्रिपरिषद का आकार? 15%। अगर ये बातें आपको याद हैं तो आप इस चीज़ को समझ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसी के अंदर क्या है कि ये मंत्रिपरिषद जो है या मंत्री जो लोग हैं, मंत्रियों को शपथ कौन दिलवाएंगे? राष्ट्रपति। और ये मंत्री क्या होंगे? राष्ट्रपति के प्रति जो उसके प्रसाद पर्यंत है वही रहेंगे। मतलब ऐसा कोई भी मंत्री ये नहीं है कि हाँ आपने जो बोला वो माने ना माने, राष्ट्रपति ने अगर इस्तीफा मांगा तो आपको देना पड़ेगा। अब राष्ट्रपति ऐसे ही तो मांगेंगे नहीं, राष्ट्रपति तभी मांगेंगे जब प्रधानमंत्री उनसे कहेंगे, ठीक है। मतलब मेन इन सब में कौन है? पीएम। पीएम जो चाहेंगे वही होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है मंत्रिपरिषद है, जो ये राष्ट्रपति को जब सलाह देती है, तो सलाह जब देगी तो मंत्री परिषद की सलाह की पहली चीज़, कोई न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये नहीं जांच कर सकता कि क्या सलाह दी गई राष्ट्रपति को, पहली चीज़। उसके बाद जो ये सलाह राष्ट्रपति को दे रहे हैं, राष्ट्रपति एक बार इनकी सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और अगर इन्होंने फिर वही सलाह भेज दी तो राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं है, राष्ट्रपति को इनकी सलाह माननी पड़ेगी, ठीक है। ये आपको याद रहेगा। तो आपका ये चैप्टर का पहला फेज लगभग खत्म। जो जो मैं बोल रहा हूँ उनको प्लीज नोट करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। आगे हम देखते हैं मंत्री परिषद, ये क्या होती है, और दूसरा होता है मंत्री मंडल। इन दोनों को लेकर बहुत डिबेट होती है। मंत्री परिषद क्या है, मंत्री मंडल क्या है। देखिए मंत्री परिषद बहुत बड़ा आकार होता है, इसमें कई सारे मंत्री होते हैं। 3 तरह के मेजरली मंत्री होते हैं, अभी हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं। अभी सिंपल आप समझें कि इसमें कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, उप राज्य मंत्री भी होते हैं, ये सब इसके अंदर होते हैं। मंत्रिमंडल जो होता है इसको हम कहते हैं वास्तविक सरकार, क्योंकि जो बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, जो आप सुनते हैं कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, कैबिनेट का फैसला आया है कि उम्र शादी की 21 साल की दी जाए, ऐसा कुछ जो लड़कियों के लिए अभी लिया दिया डिसीजन, ऐसा कुछ भी डिसीजन जो मेजर होता है वो कौन लेता है? मंत्रिमंडल, ठीक है। इन्हीं के अंदर क्या होता है? मंत्रालय बटे होते हैं। रेल मंत्रालय दे दिया, रक्षा मंत्रालय दे दिया, विदेश मंत्रालय दे दिया, तो ये सब किसके नेतृत्व में होता है? मंत्रिमंडल में ही। तो पहला अंतर क्या है? इनकी संख्या अधिक होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? मुश्किल से 15 से 20 सदस्य, ठीक है। ये ज़्यादा होते हैं, ये कम होते हैं। फिर उसके बाद यह 3 वर्गों में बटी होती है। इसमें 3 वर्ग हैं, कैबिनेट, राज्य, उपराज्य। फिर इसमें क्या होता है? कैबिनेट एक ही में है, ठीक है। इसकी बैठक मंत्रिपरिषद की जो होती है ये महीने में या कभी भी हो जाती है, कोई फिक्स टाइम नहीं होता। मतलब बैठकें नियमित नहीं है, ठीक है। इसकी बैठक हर हफ्ते, जनरली बुधवार को होती है, हर हफ्ते, ठीक है। जो भी बड़े बड़े फैसले लेने होते हैं वो कौन लेता है? यही लेता है, ठीक है। फिर ये क्या होते हैं? सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं, सामूहिक रूप से जिम्मेदार किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, ठीक है। और ये जो जिम्मेदारी है उसको वास्तविक रूप से क्या होता है? ये लागू करवाते हैं, वास्तविक लागू करवाना, ठीक है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है, तो उसको लागू कौन करवाता है? ये सिर्फ लिखा हुआ है कि ये, मतलब ज़्यादा पावर जिसके हाथ में है, जिसको हम सरकार का रूप बोलते हैं, वो कौन है? ये इसका नाम होता है, लेकिन काम जो करते हैं, सारे बड़े बड़े फैसले जो लेते हैं वो ये लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। इनकी सैलरी, इनका वेतन, इन भत्ता, ये सब कौन डिसाइड करेगा?
संसद डिसाइड करेगी। अच्छी खासी सैलरी मिलती है इनको, और क्योंकि बड़ी पोस्ट है अपने आप में, माननीय है हमारे ये सब, तो सारा देश चलाने वाले लोग हैं, तो इनको क्या है, अच्छा खासा खर्चा मिलता है, विशेषाधिकार भी मिलते हैं, सब कुछ है, व्यक्तिगत भी है, वो भी है। ठीक है, देखिए जो हमारे देश की मंत्री परिषद की व्यवस्था है और जो ब्रिटेन की व्यवस्था है, उसमें बहुत थोड़ा सा एक अंतर है। जो ब्रिटेन का होता है मंत्री, वो क्या करता है, जब भी कोई कानून बनना होता है तो उस पर हस्ताक्षर करके उसको क्या करता है, राष्ट्रपति की तरफ संबोधित करवाता है। मतलब वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, मतलब सिंपल वहाँ की रानी या राजा, जैसे भारत के राष्ट्रपति हैं, उनकी अगर तुलना करनी हो तो किससे करेंगे, वहाँ की रानी या जो भी वहाँ का राजा हो। तो जो मंत्री होता है वो साइन करके भिजवाता है, और अगर उसमें कानून में कोई दिक्कत आई, कोई ऐसा है जो गैर संवैधानिक मान लो, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, उस मंत्री की जो बिल लेकर आया। राष्ट्रपति की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन भारत में व्यवस्था अलग है। भारत में कोई भी मंत्री जब भी कोई बिल लाता है तो हस्ताक्षर नहीं करता है, मतलब किसी की जिम्मेदारी नहीं होती। ठीक है, ये थोड़ा सा ही अंतर है, बाकी सब सेम टू सेम चलता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे मंत्रियों के वर्ग, मतलब कितने तरह के हमारे यहाँ पर मंत्री होते हैं। तो पहला जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री ये वो मंत्री होते हैं जिनके पास विशेष मंत्रालय बटे होते हैं। यही सारा का सारा देश का शासन चलाते हैं, योजनाएं बनवाते हैं, वो सब काम जो करते हैं वो कौन है, कैबिनेट मंत्री। ठीक है, और इनका क्या है, सभी का जो है इनका एक सामूहिक उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति इन सभी का। और जो ये लोग होते हैं, इनको सारे लोगों को क्या होता है, कैबिनेट के डिसीजन मानने पड़ते हैं। यदि एक भी मंत्री डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होता या उनको नहीं लगता कि हाँ ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ, ऐसा कुछ अगर उसे लगे, तो उसको क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है मंत्री परिषद से। जैसे 1953 में हिंदू कोड बिल को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर सेटिस्फाई नहीं थे, तो उन्होंने क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। फिर उसके बाद CD देशमुख जो राज्यों का पुनर्गठन वगैरह कर रहे थे, तो उनको भी क्या था, पसंद नहीं था, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सबसे जो अभी हाल ही वर्षों में हुआ, जैसे किसान के लिए जो कानून 2019 में सरकार लाई थी, जो उस समय कृषि वगैरह में मंत्री वगैरह थी, हरसिमरन कौर शायद उनका नाम था, उन्होंने भी क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो ऐसा कुछ भी हो जो डिसीजन लिए गए हैं मंत्री परिषद द्वारा, यदि आपको लागू नहीं करने, आप उससे सहमत नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। और इसी कैबिनेट के ही कारण जो हमारे फिलोसफर हुए हैं रैमजे मेयोर, इन्होंने क्या बोला, कैबिनेट की तानाशाही, ये वर्ड आपको मिल जाएगा कि कैबिनेट की तानाशाही वर्ड किसने दिया, तो रैमजे मेयोर। ये ऐसे क्वेश्चन आजकल SSC में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो रैमजे मेयोर की थिंकिंग, कैबिनेट की तानाशाही, ये वर्ड याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद राज्य मंत्री दूसरा। ठीक है, कैबिनेट मंत्री सबसे हाई मंत्रालय वो सब। राज्य मंत्री क्या होते हैं, इनको थोड़ी सहायता प्रोवाइड करवाने के लिए राज्य मंत्रियों को बनाया जाता है। ये इनको स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, ये स्वतंत्र प्रभार लेते हैं, काम करते हैं, और जनरली कैबिनेट के जो डिसीजंस होते हैं उनको जब लागू करवाना होता है तो उसमें थोड़ा हेल्प करते हैं। और मंत्री परिषद की जब बैठक हो या कैबिनेट की जब बैठक होती है तो उसमें नॉर्मली ये नहीं बुलाए जाते, लेकिन जब इन्हें बुलाया जाता है तब ये उसमें भाग ले सकते हैं। तीसरे होते हैं उपमंत्री। उपमंत्री वो मंत्री होते हैं जिनमें जो इसमें मंत्री परिषद के सबसे निचले तबके पे आते हैं। इनमें मंत्रालय कुछ भी नहीं होता बटा हुआ, मंत्रालय तो खैर इनमें भी नहीं बटा होता, लेकिन ये क्या हुआ करते हैं, राज्य मंत्री को सलाह देते हैं, सहायता करवाते हैं उनकी, और थोड़ी सी हेल्प करके काम दोनों आगे बढ़ाते हैं। ये भी कैबिनेट की बैठक में हिस्सा नहीं लेते। ठीक है, इनको तो जब बुलाया जाए तब हिस्सा लेते, ये नॉर्मली नहीं लेते। ठीक, जब ये तीनों आपने देख लिया तो एक चीज़ और हम देखते हैं जिसको हम बोलते हैं किचन कैबिनेट। ये वर्ड भारत की राजनीति में बहुत ही विवादास्पद भी रहा है और बहुत ही मनोरंजक भी रहा है। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ
तो सारी राज्यों में सारे मतलब केंद्र और राज्यों में लगभग किसकी सरकार बनी? कांग्रेस की। तो कोई भी विवाद होता नहीं था। लेकिन 1967 में पहली बार ऐसा हुआ कि कई राज्यों में, लगभग 8 राज्यों में अलग सरकारें बन गई। तो उसके बाद से क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी पीएम बनी तो इंदिरा गांधी के समय ये जो किचन कैबिनेट वर्ड है ये बहुत ही तेज़ी से पॉपुलर होने लगा। इंदिरा गांधी मंत्रिपरिषद को साइड में करके कुछ अपने ही जो सदस्य होते थे बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जिनमें विश्वास था कि यहाँ सूचनाएं बाहर नहीं जाएंगी, ऐसे कुछ लोगों को क्या मिलाकर एक क्या बनती है? किचन कैबिनेट बनती है। मतलब इसमें मैक्सिमम मेंबर अगर होंगे तो 6 या 7, इससे ज़्यादा मुश्किल ही होता है। इतने ही रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रहते। ठीक है। तो जब महत्वपूर्ण डिसीजन कोई भी लेना होता है या ऐसा डिसीजन जिसमें लोगों को या फिर जो सूचना है वो लीक होने का खतरा कम होता है, तो इन सब के लिए क्या होता है? किचन कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पीएम भी होते हैं। पीएम के जो बहुत ही क्लोज दोस्त मान लो वो हो सकते हैं, परिवार के मेंबर हो सकते हैं एक आध। ठीक है। तो इन सभी को मिलाकर क्या होता है? ये बनाया जाता है किचन कैबिनेट। जैसे अभी हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो उसमें भी लोग जो थे, भारत के अजीत डोभाल सर थे जो एनएसए है इंडिया के, रक्षा मंत्री, ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट लोग जो लीक ना करवाएं बात, जिनमें विश्वास ज़्यादा हो, जो महत्वपूर्ण डिसीजन बहुत आसानी से ले लिया जाए। जैसे किचन कैबिनेट में डिसीजन 5-6 लोग हैं तो आसानी से हो जाता है। अगर कैबिनेट में जाएंगे तो फिर बात ज़्यादा होती है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ पैसे के या लालच में कभी कभी सूचनाएं भी लीक होने का खतरा बना रहता है। तो किचन कैबिनेट क्या है मैंने आपको समझा दिया। इस चैप्टर में यही महत्वपूर्ण बातें हैं, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। अगर आपने ये समझ लिया, नोट्स बना लिए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको इनमें से कुछ भी बाहर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। आपको कैसा लगा वीडियो बताएं, अपना सपोर्ट दें। नमस्कार।